हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम अपने ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी जो है ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है डेट जो है हमारी एग्जाम फिल करने की जो फॉर्म फिल हो रहे थे उसकी जो है डेट बढ़ चुकी है। अब जो है हमारे 9 मार्च तक जो है फॉर्म फिल होंगे। तो देखिए इसमें जो है आज हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। सभी 25 क्वेश्चंस को जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल्स में करने वाले हैं। ना तो कोई अलग से हम मेथड यूज करेंगे, ना ही कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए ही समझ कर जो है हम वहीं से क्वेश्चंस का जो है आंसर निकालने वाले हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन जो आया है, एक टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। तली में एक रिसाव होने के कारण यह टंकी को भरने में 3.5 घंटे लेता है। पूर्णतः भरी हुई टंकी को रिसाव कितने समय में खाली कर देगा? देखिए एक हमारा जो है टैंक है, ये हमारा टंकी है, ये टंकी है पानी की। इसमें जो है हम पानी भरने वाले हैं और एक ऊपर से पाइप आ रहा है। ये पाइप जो है हमारा इस टंकी को जो है भर देगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि एक जो पाइप है इस टंकी को पानी से 3 घंटे में भर देता है। ये जो पाइप हमने टंकी चलाई है इस वाली टंकी को ये कितने घंटे में भर देता है? 3 घंटे में भर देता है। लेकिन अब देखो क्या हुआ कि एक रिसाव हुआ, एक रिसाव है, यहाँ पे छोटा सा छेद है कोई टंकी में। रिसाव का मतलब होता है कि पानी इसमें को जो है छेद के कारण बाहर निकल रहा है, कोई छेद है तो रिसाव हो रहा है पानी का। तो देखिए यहाँ से जो है पानी का रिसाव हो रहा है, ये यहाँ को पानी जो है भर निकल रहा है बाहर। अब जो हुआ है कि ऊपर से टंकी का भी पानी आ रहा है और नीचे से जो है रिसाव से भी पानी बाहर निकल रहा है। अब जो है इस टंकी को भरने में ज्यादा समय लगेगा। तो समय कितना बताया इन्होंने? 3.5 घंटे लग रहे हैं। अब अगर इसमें कोई रिसाव ना हो तो 3 घंटे में टंकी भर जाती है। लेकिन पता चला कि इसमें कोई छेद भी है, इस छेद में जो रिसाव हो रहा है पानी का उसके कारण जो है टंकी को इसे भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 3.5 घंटे। तो देखिए एक तो काम हो रहा है हमारा ऊपर से भरने का, एक काम हो रहा है हमारे ऊपर से भरने का। ये जो है ए पाइप है, ए से जो है भरा जा रहा है पानी। ये प्लस का काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है। एक हमारा जो रिसाव है इससे भी पानी जो है बाहर निकल रहा है। लेकिन ये काम कैसा कर रहा है? हमारा नेगेटिव काम कर रहा है। ये बाहर निकाल रहा है पानी को, तो ये कैसा काम कर रहा है? नेगेटिव। देखिए अगर यहाँ पे छेद ना हो तो टंकी ए जो भर देता है वो इसको 3 घंटे में भर देता है। ठीक है, प्लस का काम किया, पॉजिटिव काम है। अगर रिसाव होने के कारण अब जो है 3.5 घंटे लग रहे हैं, मतलब अब जो है दोनों पाइप, ए पाइप भी और बी पाइप भी दोनों काम कर रहे हैं। अब जो है दोनों काम कर रहे हैं, तब इसमें जो है 3.5 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए जो ए तो प्लस का है और बी जो है नेगेटिव है, नेगेटिव काम कर रहा है। अब कितना टाइम लग रहा है? 3.5 घंटे। पॉइंट हटाऊंगी नीचे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये ए का काम हुआ, ए 3 घंटे में कर देता है। अगर दोनों करते हैं तो 35/10 जो है घंटे लगते हैं। अब हमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। दोनों संख्याओं का एलसीएम लूंगी। एलसीएम जो है यहाँ पर हम ऊपर वाली संख्या का लेंगे, 3 और 35 का एलसीएम लूंगी। देखिए एलसीएम लेने की ट्रिक क्या है? बच्चों की तरह एलसीएम हमें बिल्कुल नहीं निकालना है। सबसे पहले देखना है इसमें बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है। देखिए 3 और 35 में बड़ी संख्या है 35। 35 का ऐसे नंबर देखना है, ऐसे मल्टीपल देखने हैं जो हमें बाकी जो बचा हुआ नंबर है उससे भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे कि 35 का मल्टीपल मतलब कि 35 का जो है हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 35 से कम 35, 35 से जो 3 है वो 35 को डिवाइड नहीं करेगा। अगला देखते हैं 35 दूनी 70, 70 भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। 35 तिया 105, 105 से जो है 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका 105 क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 105। जो एलसीएम होता है हमारे पास वही जो है टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम जो हमारे पास आया है ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, ये क्या है? हमारा टोटल वर्क। अब इनकी अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेंगे।
3 के टेबल में जो 35 कटिंग होएगा ये होएगा 35 पर। 35 के टेबल में 105 आएगा 3 पर, और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर में करेंगे। 35 से 105 कटेगा 3 पर, 3 गुना 10 30। यहाँ पे जो कैपेसिटी आई कितनी आई है 30। अब देखिए ए को जो है 35 समय लग रहा है, 35 भर रहा है ए। अब a माइनस बी जो है इनकी कैपेसिटी है ये 30, मतलब कि 35 तो a भर देगा, और जब a और b दोनों काम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 30। इसका मतलब क्या हुआ, a जो 35 भर रहा है और दोनों काम कर रहे हैं तो 30 निकल रहा है, 30 भरा जा रहा है, तो इसका मतलब b जो है 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। देखिए a जो है 35 लीटर इसमें भर देगा। अगर a और b दोनों काम कर रहे हैं, जब a 35 लीटर भर रहा है और b भी काम कर रहा है, अब 30 लीटर भरा जा रहा है, तो इसका मतलब b ने कितना निकाल दिया होगा 5 लीटर। तो b की कैपेसिटी कितनी आई है 5 लीटर। अब टोटल काम जो है रिसाव जो है पूछा है कि कितने समय में खाली कर देगा, मतलब b की जो है हमें वैल्यू निकालनी है। टोटल वर्क कितना है 105, और b की कैपेसिटी अभी निकाली है हमने, कितनी थी 5। 5 से जो है हम डिवाइड कर देंगे 21, मतलब जो है 21 घंटे में 21 घंटे में जो है ये टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। देखिए अगर मैं निकालू प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5, कहां तक है 20 तक है, इन्हीं सभी का मैं वर्ग करूंगी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर करूंगी। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 20 का 2 400। तो सभी का फिर मैं ऐड करूंगी। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो सुबह का लगे लगे शाम तक इसी क्वेश्चन में बैठे रहेंगे, तो ऐसे तो जो है हमारा क्वेश्चन इस कॉलेज में जो है नहीं हो पाएगा एग्जाम टाइम पर। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए संख्या कहां तक है हमारे पास 20 तक। लगातार नंबर होने चाहिए, लगातार नंबर कहां तक है 20 तक। 20 से अगला नंबर लिखेंगे 21, इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे 41, तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से जो है हम डिवाइड कर देंगे। क्या है ट्रिक, जहां तक भी हमें नंबर है लगातार नंबर हमारे पास जो है इसमें होने चाहिए, हमें सभी का जो है स्क्वायर करके जोड़ना नहीं है। 20 नंबर है, 20 से नेक्स्ट नंबर 21, इन दोनों को ऐड करेंगे 41 और डिवाइड कर देंगे 6 से। कटिंग करेंगे, 2 की टेबल से 10 पे कटिंग हुई, 2 की टेबल से 3 पे, 3 की टेबल से 7 पे। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगी, 7 1 जो 7, 7 4 जो 28, और ये वाली 0, मतलब 2870। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसेज 17 है, निम्नलिखित में से कौन उसका लेसन नहीं हो सकता। देखिए हमसे पूछा है कौन उसका लेसन नहीं हो सकता है। एक चीज यहाँ पर नोट करिएगा, जो मैसा होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है, वो एलसीएम को पूरा जो है डिवाइड करता है। तो ऐसा कोई देखना है कि जो एलसीएम को, इन्होंने कहा कि एलसीएम नहीं हो सकता, मतलब वो नंबर जो है डिवाइड हमारा नहीं होगा। देखिए 17 के टेबल में 68 भी आएगा, 102 भी आएगा, 153 भी आएगा। 17 के टेबल में जो है हमारा 203 नहीं आएगा, मतलब 203 इसका जो है लेसन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 203 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है हमारे 17 के टेबल से डिवाइड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.18 इंटू 0.46 डिवाइड बाय 0.009 का मान ज्ञात करें। सबसे पहले बोर्ड मास रूल देखेंगे। बोर्ड मास होता है हमारा B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D से डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एड, S सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में जो है हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। B से ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें जो है हमारा नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड लिखेंगे सबसे पहले 0.18 इंटू 0.46
डिवाइड बाय 0.009। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट को कट कर देना है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट कटिंग करने के लिए 3 नंबर दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, तो हमने इक्वल करके काट दिए। अब यहाँ पे जो है 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है 2 जीरो मैंने लगा दी। 9 के टेबल से कटिंग होगी 2 पर, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई 46 में करूंगी 92 अपॉन में जो है हमारे पास यहाँ 10 बच रहा है। एक संख्या के बाद जो है हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 1 जीरो है, तो 9.2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7/8 6/7 से कितना अधिक है। अगर मैं पूछूं 10 5 से कितना अधिक है, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि 5 अधिक है। कैसे पता चलेगा, माइनस करने से। तो माइनस करेंगे जब देखो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन बोलते हैं जब हमारी कोई चीज अपॉन में लिखी होती है, भिन्न होता है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम कैसे घटाएंगे, जोड़ेंगे, जब नीचे दोनों संख्याएं हमारे पास अलग अलग हो, तो दोनों संख्याओं की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 8 जा क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो दोनों संख्या जब नीचे अलग अलग हो तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 8 6 जा 48, कितना बचेगा, 49 में से 48 घटाऊंगी 1/56, मतलब 1/56 जो है ये अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4320 प्लस 7020 माइनस 3240 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12460 सॉल्व करना है। अभी जैसे कि मैंने बताया बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, BODMAS। यहां तक तो कोई हमारे पास अभी इसमें है नहीं, ऐड है, ऐड करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 2 और 2 4 0 3 3 7 4 11, ये हमें माइनस करना है 3 2 4 0 0 0 1 11 में से 3 गए 8, कितना हो गया, यहां तक हमने सॉल्व करा 8100। ये 8100 इधर कैसा है, पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव में, मतलब कि 12460 में से 8100 जो है मुझे घटाना है। ये इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू के इधर किस में जाएगा, फिर नेगेटिव में। 0 से 0 6 3 4, मतलब 4360। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 into 3 प्लस मोड 4 - 6 माइनस मोड में 2 - 3, ये मोड होता है। ये जो है हमारे जो यहाँ पे इस तरह से डंडे खड़े हुए हैं, इन्हें बोलते हैं मोड। मोड में कोई भी चीज हमारी पॉजिटिव है उसमें से बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी। अगर कोई भी इसमें नंबर नेगेटिव है, उससे जब मोड से बाहर निकालते हैं तो नेगेटिव ही निकलता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 2 से बाहर निकालूंगी तो 2 ही रहेगा, या फिर -3 का मोड से बाहर निकालूंगी तो ये भी कैसे निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। मतलब मोड में कैसा भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो जब मोड से बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव ही बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए 4 - 6, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है। 2 - 3, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है। या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो कोई निशान नहीं है प्लस होगा, यहाँ भी कोई निशान नहीं है प्लस होगा। प्लस माइनस 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 होएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचा। लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वो साइन हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होएगा, मतलब 3 में से 2 घटाऊंगी 1 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव संख्या जो है बड़ी है तो इसलिए -1 आएगा। आगे ऐसी का ऐसे हमने एज इट इज उतार दिया। अब जैसे कि मैंने बताया, मोड से संख्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बाहर पॉजिटिव ही निकलती है। तो 2 3 जा 6 प्लस, ये भी कैसे निकलेगी, प्लस में ही, माइनस ये भी कैसे निकलेगी, प्लस में। 6 और 2 8, 8 में से 1 घटा दूंगी 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल
करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y माइनस 1/y इक्वल टू 11 हो तो y क्यूब माइनस 1/y क्यूब क्या होगा। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आए तो इस इक्वेशन में हमें जो है डायरेक्ट लगाना होता है। डायरेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर कितने, y की पावर 1 है, 1/y की पावर 1 है, यहाँ पे y की क्यूब है, 1/y भी क्यूब है। तो हमने क्या करा है, क्यूब करा है। तो सबसे पहले 11 की भी जो है हमें क्या कर देनी है, क्यूब। ठीक है, अब जब हमने क्यूब करी है, क्यूब में पावर कितनी हुई है, 3, तो 3 से ही जो है मल्टीप्लाई कर देनी है इस 11 की। अब आगे देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है तो हम पॉजिटिव लगाएंगे, अगर पॉजिटिव साइन होता है तो नेगेटिव लगाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे। 11 की क्यूब करेंगे 1331, मल्टीप्लाई करूंगी 33, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1364, 1364। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये हमने प्रश्नवाचक चिन्ह है x मान लिया, x/12 इक्वल टू 24 है। अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगी तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर से जो है रूट कट जाता है। तो इधर स्क्वायर करूंगी, मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब x/12 इक्वल टू 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। अब हमें x की वैल्यू पूछी थी, ये 12 इधर डिवाइड में है, वो हमारा इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 576 इंटू 12। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल गौर से क्या करना है, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 72 का मतलब है हमें 2 मिलेगा यूनिट डिजिट, और 2 यूनिट डिजिट किस में है, लास्ट में इसमें। तो 6912 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर रहने वाला है। हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:12 हो जाएगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। देखिए माता की जो वर्तमान आयु 3 कंडीशन में लिखेंगे। वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है वो यहां लिखेंगे, प्रेजेंट में बीच में है, प्रेजेंट के बाद आएगा फ्यूचर, और प्रेजेंट से पहले क्या होता है हमारा, पास्ट। अब देखिए वर्तमान आयु कितनी है, 3 गुनी। माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। कब की है, वर्तमान में, प्रेजेंट में आएंगे। तो माता की 3 गुनी है, n/p कितना हो जाएगा, 3:1, 3 गुनी कर दी। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष आगे जाएंगे, अब हम 6 वर्ष आगे फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब उनकी आयु का अनुपात अब कितना है, 5:12। ठीक है, अब कितना हो जाएगा इनका अनुपात, 5:12। पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है। देखिए हमसे क्या हुआ, अब यहाँ पे भी जो इनका रेशो है, यहाँ पुत्री और माता का रेशो जो है इनका 3:1 है, और यहाँ पे 5:12 है। तो यहाँ पे अंतर कितना रहेगा, 2 का। यहाँ अंतर 3 में से 1 गया, दोनों की एज में कितने का अंतर हुआ, 2 का। 12 में से 5 गए, यहाँ पे ये 12:5 होगा जहां तक है। एक बार देखते हैं, 12 में से 5 गए कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंतर 7। यहाँ पे अंतर कितना है, 7 का। यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का। तो इसमें जो है हमें अंतर इक्वल करना पड़ेगा। देखिए अंतर क्यों इक्वल करना पड़ रहा है, अब देखिए आप अपनी मम्मी से, मान लो आपकी मम्मी आपसे बचपन में 25 साल बड़ी है, या बहन से देखो, अगर आपकी कोई बहन है तो आपकी बहन मान लो बचपन में आपसे 5 साल बड़ी है, वो आज भी आपसे 5 साल बड़ी रहेगी, आने वाले टाइम में भी आपकी बहन आपसे 5 साल बड़ी रहेगी। या आपका कोई भाई है, आपका भाई जो है आपसे 2 साल बड़ा है, बचपन में भी 2 साल बड़ा था, अब भी 2 साल बड़ा है, और आने वाले टाइम में भी जो है 2 साल बड़ा ही रहेगा। तो एज का जो गैप रहेगा वो हमेशा जो है सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया, 2 का गैप आया,
12 में से 5 गए, 7 का गैप आया। तो गैप जो है हमारे पास अलग अलग है, इस गैप को हमें जो है सबसे पहले सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, यहाँ का जो गैप है 3 में से 1 गया, 2 का जो गैप था वो 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 7 का गैप था, उस 7 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 21 में से 7 घटाऊंगी कितना आएगा 14, 24 में से 10 घटाऊंगी कितना आएगा 14। तो अब जो है हमारे पास गैप कैसा आ गया, सेम। अब देखिए सबसे गैप तो सबसे पहले हमें सेम करना था, वो हमने कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे माता 21 की हो गई, पुत्री 7 की हो गई, यहाँ माता 24 की है, पुत्री 10 की है, यहाँ माता 21 की है, यहाँ 24 की है, कितनी बढ़ गई 3, कितनी बढ़ी है 3, और बढ़ी कितने साल में है 6 साल में। हमारे अकॉर्डिंग 3 बढ़ी है, उन्होंने बताया 6 साल में बढ़ी है, 6 साल बाद का गैप था ये। अब इन्होंने कहा पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पुत्री 10 है, कितनी बढ़ी है 3, और 3 बढ़ी कब है 6 साल में। पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी है 7, तो मतलब 7 की जो है हमसे वैल्यू पूछी है, पुत्री की आयु पूछी है, वर्तमान की, प्रेजेंट की, प्रेजेंट में पुत्री कितनी की है प्रेजेंट में 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जब 3 बराबर 6 के हैं तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान है। देखिए 5 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा cos में, तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा, ये cosec स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा, cosec पलट जाएगा तो ऊपर साइन में जाएगा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड कर दूंगी 5 sin स्क्वायर थीटा, इधर 5 cos स्क्वायर थीटा, दोनों में 5 कॉमन आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अभी हमने जो है मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में आधे क्वेश्चंस लगभग जो है कर लिए हैं, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो है मैं इसी में नेक्स्ट पेज पर 53 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से 7 रुपए अधिक प्राप्त करता है और बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करता है, उनके भागों का अनुपात है। देखिए 3 बंदे हैं ए बी और सी, इन्होंने क्या बोला है जो पैसे बटेंगे कितने रुपए बटेंगे 53 रुपए जो है तीनों में बांटने हैं। इन्होंने बोला है ए बी से 7 रुपए अधिक लेता है और बी सी से 8 रुपए अधिक लेता है। जब भी 3 बंदों की बात हो या 3 से ज्यादा बंदों की बात होती है तो हम क्वेश्चन को जो है पीछे की तरफ से सोल्व करते हैं। पीछे की तरफ से मतलब कि जो हमें कंडीशन दे रखी है 2, तो जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन है पीछे वाली कंडीशन लेते हैं, तो बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करता है। अगर सी को x रुपए मिलेंगे तो बी सी से 8 रुपए अधिक लेगा, मतलब कि x प्लस 8 रुपए लेगा। ठीक है, अब क्या बोला है ए बी से 7 रुपए अधिक लेता है। अब ए बी से 7 रुपए अधिक ले रहा है, बी को कितने मिल रहा है x प्लस 8, इसमें जो है ए 7 रुपए अधिक ले रहा है, तो 7 रुपए अगर इसमें और ऐड करूंगी तो x प्लस 8 प्लस 7 मतलब x प्लस 15 बन जाएगा, तो ए को मिलेंगे x प्लस 15 रुपए। अब इन तीनों के पैसे जो है हमने लिख लिए हैं और तीनों को जो है मिलाकर के 53 रुपीस जो है बांटी गई है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम जो है 53 होगा। तो देखिए इन तीनों का सम x x x कितने हो गए 3x प्लस 15 और 8 23,
इन तीनों का सम हमने कर दिया, किसके बराबर होना चाहिए, 53 की। ये इधर प्लस में है 23, इधर माइनस में जाएगा, तो हमारे पास 53 में से 23 घटाऊंगी 30 बचा। ये x3 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा इधर, तो x की वैल्यू हमें इससे भाग करने पर 10 मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 10, 10 और 8 18, x में 15 जोड़ूंगी, मतलब 10 में 15 जोड़ूंगी 25, ये आ गया। इनकी भागों का अनुपात पूछा था, a को 25 मिला, b को 18, c को 10। अनुपात में जो है हमारी संख्याएं कट सकती है अगर ये पॉसिबल है तो। देखिए ये हमारा पॉसिबल है या नहीं। 25 सिर्फ 5 के टेबल से ही कटेगा, 18 और 10 जो है 2 के टेबल से कट सकते हैं, लेकिन 25 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों जो है आपस में नहीं कट सकते। तो इसका मतलब 25:18:10, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मदन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% एक लोक कल्याण ट्रस्ट को दान देता है। वह 2310 इन दोनों मदों में व्यय कर देता है, तो उस माह उसका वेतन कितना है। देखिए मदन अपने वेतन का 30% तो भोजन पर खर्च कर रहा है। भोजन पर कितना खर्च कर दिया इन्होंने, 3%, वो सॉरी 30%। 3% जो है एक लोक कल्याण में जो है इन्होंने दिया है, ये जो है 3% दिया है लोक कल्याण में। वह दोनों मदों में कितना खर्च कर देता है, 231। हमारे अकॉर्डिंग दोनों में कितना खर्च हो जाएगा, 33। इन्होंने बोला है 2310 रुपए खर्च करता है। हमारे अकॉर्डिंग 33% खर्च हुआ, परसेंट में देखा जाए तो 33% खर्च हुआ है, अगर रुपीस में देखा जाए तो 2310 रुपीस जो है खर्च हो गए। उस माह उसका वेतन कितना था। वेतन जो है अपने आप में 100% होता है। जब भी परसेंट में बात करेंगे तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसका वेतन जो वहां से उसको वेतन मिला होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100%। तो 100% वेतन है और 100% की हमें वैल्यू निकाल देनी है। देखिए 33 से ये हमारा कितने पे कट जाएगा, 70 मतलब 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 70। जब 1 की वैल्यू हमें 70 मिलेगी तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 70 की गुना 100 में कर देंगे हम, कितना मिल गया, 7000। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक फल विक्रेता रेट 10 प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है और रेट 12 प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए एक फल विक्रेता है, इन्होंने बोला है कि 10 रुपए के प्रति दर्जन केले लाता है, 10 रुपए के प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीद रहा है, तो 10 रुपए के 12 जो है संतरे लिया है। एक दर्जन में कितने संतरे होंगे, 12, तो 10 रुपए के जो है 12 संतरे लेकर के आया है और 12 रुपए के जो है वे संतरे बेचता है। मतलब 12 रुपए प्रति दर्जन बेच रहा है, तो 12 रुपए के उन संतरों को ये बेच देता है, तो इनको जो है लाभ कितना होएगा। तो सबसे पहले देखिए हम दर लिखेंगे, दर, और एक तरफ लिख दिया हमने रुपए। ठीक है, एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदे हैं। दर से कितने की दर से खरीदे, प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब कि एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 जो है संतरे खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, 10 रुपए में। आगे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से उन्हें बेच दिए, 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12 के 12 ही जो है उन्होंने ये उनको बेच दिए हैं। अब इन्होंने पूछा लाभ प्रतिशत कितना हुआ, मतलब 10 रुपए के 12 संतरे खरीदे, 12 रुपए के 12 संतरे बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया, 10 रुपए खरीद कर लाए, 12 रुपए में इन्होंने बेच दिया, तो 2 रुपए का क्या कर दिया इन्होंने, लाभ कमा लिया। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 2 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा सीपी पर होता है, जो हमने क्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पर हमारी लागत लगी होती है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे, प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो
वो क्रय मूल्य पर होगा, मतलब सीपी पर होगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए का। क्रय मूल्य जो लागत लगी थी 10 रुपए लगी थी, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की। एक जीरो से एक जीरो, 10 दूनी 20, मतलब 20% का जो है इनको लाभ हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक फुटकर विक्रेता इसे 2 क्रमागत बट्टे 10% और x% प्राप्त करने के बाद 810 में खरीदता है। x का मान क्या है। देखिए एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है, जो उसका मार्केट प्राइस है घड़ी पर 1000 रुपए है, उस घड़ी पर जो है इन्होंने 2 छूट दी है। बट्टा मतलब होती है छूट, डिस्काउंट जो दिया है, तो 2 डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट तो उन्होंने बताया 10% का। देखिए अगर कोई भी चीज अपने आप में रहेगी 100% की रहेगी। अगर मैं 100% की ला करके मैं बोलती हूँ 10% की छूट दे रही हूँ या 10% का मैं डिस्काउंट कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको 90% पर बेच रही हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि कोई भी वस्तु में 20% के लाभ पर बेच रही हूँ, तो 20% का लाभ का मतलब है 120 रुपए में जो है मैं उसको बेच रही हूँ। तो अब इसमें क्या है, बट्टा है मतलब डिस्काउंट है। 10% का डिस्काउंट है, अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपए। सबसे पहले लिखा हमने 1000 रुपए। 10% की छूट का मतलब जो है 90% पे ये वस्तु बेची जा रही है, तो 90% परसेंट हटाऊंगी, नीचे क्या लग जाता है 100। दूसरा जो है हमें बट्टा नहीं पता, दूसरा बट्टा हमारा x है, और x मान लिया हमने, परसेंटेज हटाऊंगी नीचे आ जाएगा 100। अब दोनों बट्टे जब लग चुके हैं, अब ये वस्तु कितने रुपए की बन के जा रही है, 810 रुपए की। तो ये इक्वल टू हो चुका है 810 के। देखिए 3 4 जीरो है, 4 जीरो से ये चारों जीरो हमारी कट जाएंगी। 9 के टेबल से ये कटेगा 90 पर, मतलब ये जो है 90% पर बेची गई है। 90% पर बेची गई है, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट पर वो सॉरी डिस्काउंट में गई है, 10%। क्योंकि अपने आप में क्या है, कोई भी वस्तु 100% है, 90% पर जो ये वस्तु गई है, तो इसका मतलब 10% का इस पे क्या है, डिस्काउंट। तो 10% का डिस्काउंट मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7200 की धनराशि 8100 हो जाएगी। देखिए 7200 रुपए राशि थी, अब 8100 रुपए हो जाएगी, तो कितने एक्स्ट्रा जो हमें ब्याज मिला है वो मिला है 900 रुपए। तो ब्याज कितना मिला है हमें, 900 रुपए मिल गया है। 7200 की राशि थी, तो मतलब प्रिंसिपल था 7200 रुपए, और हमें कितनी दी है 6.1/4। इसको पहले हम चेंज करेंगे, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई 6 में 4 6 24, और प्लस 1 करेंगे ऊपर वाला 25/4। तो आर कितनी आ गई 25/4, और हमसे क्या पूछा है, कितने समय में, मतलब टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एसआई बराबर एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने जो है बचपन से पढ़ा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई की वैल्यू कितनी है 900 रुपए, P की वैल्यू कितनी है 7200 रुपए, आर की वैल्यू कितनी है 25/4, टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नीचे 100। कटिंग करेंगे, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएगी, 900 9 के टेबल से 100 पे कटा, ये 9 के टेबल से 9 अट्ठे 72, 4 दूनी 8, ये 25 चौका 100। क्या बचा है यहाँ पे 2, ये 2 भी अभी हमारा यहाँ पे कट जाएगा, तो ओवरऑल कट करके हमारा सिर्फ कितना बचेगा 2, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धनराशि के लिए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपए हो जाएगा। जब भी हमसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, और वो अंतर कितने का होना चाहिए 2 साल का, मतलब इसमें जो है बिल्कुल सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, अंतर कितना है 2 साल का।
2 साल के अंतर के लिए जो भी अंतर है वो लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला डायरेक्ट, CI माइनस SI P R अपॉन में 100 का स्क्वायर। जब भी अंतर 2 साल का हो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो अंतर कितना है 63। P की वैल्यू हमको जो है फाइंड करनी है। R की वैल्यू कितनी दी है 5%, मतलब 5 इंटू 5 रहेगा क्योंकि 2 बार है, और नीचे 100 इंटू 100 क्योंकि 5/10 का स्क्वायर हमने डायरेक्ट कर दिया है। कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, ये कटिंग होगी 20 पे, 5 के टेबल से ये वाली कटिंग भी 20 पे। ये कटिंग जो है हमारे दोनों नीचे डिवाइड में है, ऊपर इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, मतलब 63 गुना 20 गुना 20 हमारा जो है पे की वैल्यू आ जाएगी। 63 दूनी 126, 126 दूनी 252 और 2 हमारे पास 0 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 8 दिन में तथा सी और ए मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? देखिए ए और बी मिलकर के करेंगे, ए और बी, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के काम कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। आगे बोला है बी और सी मिलेंगे, बी और सी मिलकर के काम कर देंगे 8 दिन में। सी और ए मिलकर के करेंगे काम इसको 6 दिन में कंप्लीट। अब इन संख्याओं का हमें क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम हमें जब लेना होता है तो सबसे पहले हमें बच्चों की तरह एलसीएम नहीं लेना है। सबसे पहले इनमें बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा है? हमारा 12। जो भी 12 का मल्टीपल होगा वो ही हमारा क्या रहेगा? एलसीएम। अब हमें देखना है कि 12 से जो भी हमारा मल्टीपल है वो बाकी दोनों नंबर को भी जो है डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। दूसरा मल्टीपल कितना है 12 का? 24। 8 भी 24 को डिवाइड करेगा, 6 भी 24 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना होगा? 24। जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। अब इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। 12 के टेबल से 24 कितने पे कटेगा? 12 दूनी 24। 8 के टेबल से 24 कटिंग होगी 3 पर, 6 के टेबल से कटिंग हुई 4 पर। ये जो आई है हमारी कैपेसिटी इनकी आई है। मतलब ए और बी एक दिन में मिलकर के 2 काम कर देंगे, बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर देंगे, सी और ए मिलकर के एक दिन में 4 काम कर देंगे। हमसे क्या पूछा है? इसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? देखिए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। सी और ए, पहले हम तीनों की कैपेसिटी निकालते हैं कि तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे। देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। इसका मतलब अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ इनकी कैपेसिटी को, तो ये हमारे पास सब कितने बार आए हैं? 2 बार। 2 बार ही हमारा ए है, 2 बार ही बी है और 2 बार ही सी है। ठीक है, इधर मैं इक्वल को लिख दूं 2 और 3 5 और 4 9। 2 यहां पे कॉमन होगा तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। 2 जो है इधर डिवाइड में जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 9 को 2 से डिवाइड करूंगी 4.5 मिल जाएगी। अब देखिए तीनों काम एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4.5। ये आई हमारी कैपेसिटी की तीनों एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं। हमसे सिर्फ बी की पूछी है। बी हमें कहां से मिलेगा? देखिए जब 4.5 तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं और सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 4.5। तो बी की वैल्यू कितना कर रहा होगा? आधा काम। बी कितना कर रहा होगा? आधा काम। जब तीनों ने किया 4.5 काम और सी और ए ने किया 4 काम, तो बी ने इसका मतलब आधा काम किया होगा। बी की कैपेसिटी कितनी है? आधा काम करता है एक दिन में। उससे जो है बी से सारा का सारा काम करवाना है। सारा काम जो टोटल वर्क है वो है 24। 24 काम जो है बी से करवाना है। बी एक दिन में आधा काम करेगा, तो इसमें जो है हमने डिवाइड किया 5, ये 0 लगी, 5 से ये कटेगा 48 पर।
मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 48 दिन जो है बी अकेला इस पूरे कार्य को करने में लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य का 1/3 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी कार्य का 2/5 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं? देखिए 1/3 का मतलब है कि 3 में से एक काम, ऐसे 2/5 का मतलब है 5 में से 2 काम। ठीक है, अब देखिए एक कार्य का 1/3 काम 5 दिनों में कर सकता है। टोटल काम कितना है? 3। 3 में से एक काम अगर 5 दिन में कर रहा है तो तीनों काम कितने दिन में करेगा? एक काम 5 में, फिर एक काम 5 में, फिर एक काम 5 में, तो तीनों काम मिलकर के 15 दिन लेगा इसको करने में। तो हम इसको ऐसे अलग अलग गुना ना करके हम इनको क्या करेंगे, आपस में पलट कर लिख देंगे। पलट कर लिखने का मतलब है कि ए का कितना है, 1/3 को हम लिख देंगे 3/1 गुना 5, 3 पंजे 15 दिन जो है हमारे आ गए। ऐसे देखिए बी का हमें फिर से कैसे करना है, 2/5 भाग है, मतलब 5 में से 2 भाग जो है 10 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में कर रहा होगा? 5 दिन में। तो 5 5 5 5 इस तरह से जोड़ेगा तो 25 दिन में जो है काम होगा इसका। तो हमें फिर से वही ऐसे नहीं निकालना, इसको जो है पलट करके लिख दिया, 2/5 का 5/2 और दिन कितने हैं? 10, ये कटिंग हुई 5, तो ये हमारे कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर देता है 25 दिन में। दोनों से मिलकर के काम करवाना है, दोनों की जो है हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम फिर से हमें कैसे निकालना है, बड़ा नंबर देखेंगे, बड़ा नंबर क्या है हमारा इसमें? 25। 25 का ऐसा फैक्टर देखना है, 25 का ऐसा कोई मल्टीपल जो हमारा 15 को भी पूरी तरह डिवाइड करे। तो 25 दूनी 50, 50 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 25 तिया 75, 75 जो है हमारा 15 को भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आया? 75। जो एलसीएम होता है वो ही टोटल वर्क होता है। कैपेसिटी निकालूंगी, 15 से कटेगा 5 पर, 25 से कटिंग होगी 3 पर, मतलब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर देंगे? दोनों मिलकर के 8 काम। दोनों मिलकर के एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। काम हमारा टोटल कितना है? 75। तो 75 काम हमें जो है दोनों से करवाना है। एक दिन में 8 काम करेंगे। देखिए ऑप्शन से कैसे जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन नीचे 8, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब मैं इसे चेंज करूंगी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नीचे कितना मिलेगा मुझे? 8। 8 जो है ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए चेंज करूंगी, 8 निम्मा 72, 72 प्लस 3 75/8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 8 घंटों में 6000 किलोमीटर तय कर सकता है। यदि चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए तो हवाई जहाज 9000 किलोमीटर तय करने के लिए कितना समय लेगा? देखिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपने जो है अपने बचपन से पढ़ा है। चाल निकालती हूं, दूरी कितनी है हमारे पास? 6000 किलोमीटर, समय कितना है? 8, तो स्पीड कितनी निकल करके आएगी? 6000 को 8 से डिवाइड कर दूंगी, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 750 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा, इसकी स्पीड मिलेगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने बोला है यदि चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए, 750 है, 250 की वृद्धि कर रहा है, 250 जो है और बढ़ा रहा है, तो कितनी हो जाएगी अब स्पीड? 750 में 250 ऐड कर दी, 750 प्लस 250, अब जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी दूरी, अब दूरी कितनी है? 9000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा?
दूरी बटे चाल, अगर इसी फॉर्मूले से मैं निकालती हूं तो समय यहां आ जाएगा, चाल यहां आ जाएगी, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है अब 9000, चाल कितनी हो गई, अब हमारी जो न्यू चाल है वो है 1000। टाइम हमारे निकल जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटी 9 जो है घंटे इसको लगने वाले हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में है। देखिए अब ये हमारी कोई रेलगाड़ी है, ऐसे समझिए, ये है हमारी रेलगाड़ी, ये है हमारा प्लेटफॉर्म। अब ये रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, देखो अब करेगी पार, ये कर दी इस रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार। जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये वाली दूरी भी कवर करिए, देखो अब प्लेटफॉर्म की भी जो लंबाई है वो भी पार करेगी और जो अपनी खुद की लंबाई है रेलगाड़ी की वो भी पार करेगी। तो इसका मतलब दूरी कितनी चली है इसने, जब इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इस मार्ग जो अपनी इसकी दूरी है प्लेटफॉर्म की वो भी पार करेगी और अपनी जो इसकी लंबाई है वो भी पार करेगी। तो इसका मतलब दूरी कितनी होगी इसकी, दोनों की लंबाई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 रेलगाड़ी की लंबाई है और 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो 150 जो है डिस्टेंस हो चुकी है। टाइम कितना है 10 सेकंड है। चाल हमसे पूछी है, चाल मतलब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 150, टाइम है 10, ये भी मीटर में है ये भी सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में ही हमसे पूछा है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड जो है इस रेलगाड़ी की स्पीड है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनाभ के कोरों का अनुपात 1:2:3 है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, धनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए जो धनाभ होता है हमारा कुबॉइड, कुबॉइड होता है एक हमारा संदूक टाइप, तो संदूक टाइप जो होता है इसका जो है L/B/H, ठीक। इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB/BH/HL, कितना दिया है ये हमें इन्होंने 88। एल की वैल्यू अगर मैं इनका रेशो हटाती हूं तो ये हो जाएगा 1x, ये हो जाएगी 2x, ये हो जाएगा 3x। जब भी हम रेशो हटाते हैं तो वो हमारे जो है x के साथ या किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़ जाती है। एल बी मतलब गुना करेंगे, देखिए 1x की मल्टीप्लाई 2x में करूंगी तो 1 2 जा 2 और x का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर। ऐसे BH है तो 2 3 जा 6 x स्क्वायर, 3 1 जा 3 x स्क्वायर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में जाएगा, 88 को 2 से डिवाइड करूंगी, इधर आ जाएगा 44। इन सभी को ऐड करूंगी, 2 और 6 8 और 3 11 x स्क्वायर। 11 इधर मल्टीप्लाई में है, अब ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 है तो 2 यहां मैं पुट कर दूंगी, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है, आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू कितनी है 6, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आज जो है रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कंप्लीट किया है, सभी क्वेश्चंस को जो है हमने फुल डिटेल में देखा है, चाहे वो हमारे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो,
सभी को जो है हमने लैंग्वेज को समझते हुए क्या है, सभी लैंग्वेज को हमने पढ़ते हुए क्या है। तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है आप सभी को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना है, और सभी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो सभी एग्जाम्स में जो है इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप उन सभी को जो है ये क्लास जरूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।